हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेंथ के बाद क्या करना चाहिए, ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद करियर का करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। इस 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा। ऑब्वियसली वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव होगा या मेरी खुद की सोच होगी। आप उसमें कुछ अपने लिए तलाश सकें तो तलाशिए, है ना। सबसे पहला क्या है ना, जो स्टूडेंट्स टेंथ कंप्लीट करते हैं और टेंथ कंप्लीट करने के बाद अगर उन्हें टेंथ में अच्छा मार्क्स आता है तो वो साइंस सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, वो इंटरमीडिएट करते हैं। बेसिकली जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक मैं जानता हूँ बच्चों को, उनका पर्पस ये होता है कि वो आगे चल के इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अब हम +2 कंप्लीट करते भी हैं साइंस से, उसके बाद अगर आप बीटेक के लिए जाते हैं तो जो एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है, जैसे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं बहुत ज़्यादा फ़ी होती है, तो स्टूडेंट्स को वो पे करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, एक वैकल्पिक तरीका क्या है हमारे इधर के बच्चों के लिए, वो वैसा कर सकते हैं। जैसे टेंथ के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे टेंथ के बाद आप +2 करते हैं तो +2 करने जाते हैं, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा है। अगर साइंस स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं आप उससे स्टडी करिए। लेकिन एक उसका और वैकल्पिक तरीका क्या है कि आप टेंथ के बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक मतलब जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता होगा, उसका यूपी में होता है, बिहार में होता है, आप उसके लिए फॉर्म भरिए। अगर उसके लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के थ्रू, अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल में आप क्या होता है, 3 साल का जैसे आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं या सिविल इंजीनियरिंग करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, तो ये टेंथ के बाद ही होता है। तो आप क्या होता है, आप जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में आपको इंटरमीडिएट की डिग्री भी मिल जाती है, क्योंकि जो डिप्लोमा होता है वो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट होता है। अगर आपने +2 किया है या अगर आपने डिप्लोमा किया तो वो बराबर है। उसके बाद अगर आप बीटेक के लिए जाना चाहें, आप बीटेक के लिए चले जाइए। अगर आपको ग्रेजुएशन के लिए जाना है, आप ग्रेजुएशन के लिए भी जा सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ कि आपने सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा खर्च किया और आप जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो गए। दूसरी बात है, अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे आपने फॉर्म भरा, अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर जाते हैं, है ना, इतना मुश्किल भी नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं। लेकिन अगर आपका साइंस और मैथ्स अच्छा है तो सबसे बेहतर तरीका, अगर आपको सच में लगता है कि साइंस और मैथ्स आपका अच्छा है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप साइंस को ऑप्ट कर लें। टेंथ के बाद क्या है, 10वीं के बाद अगर आपको लगता है कि आपका साइंस का नॉलेज और मैथ्स का नॉलेज अच्छा है, तो इस चीज़ को चेक करने का सबसे बेहतर तरीका है पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर लीजिए। अगर आप क्लियर कर जाते हैं उस चीज़ को, तो आप बेशक क्या करिए, पॉलिटेक्निक से कोई कोर्स कर सकते हैं। आप जूनियर इंजीनियर के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे कि 3 साल की डिप्लोमा के बाद बस। अब उसमें मैं एक चीज़ ये भी बोलता हूँ, पॉलिटेक्निक तब करना जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। फ़ी बहुत कम होता है, 10,000 12,000 के आसपास में फ़ी होता है 1 साल का, जो कि आपको क्या होता है गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड कर दिया, तो वापस स्कॉलरशिप के फॉर्म में वो वापस आपको मिल जाता है। तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। आपका पैसा भी बिल्कुल खर्च नहीं होता और साथ में जो ट्रेनिंग मिलती है, जो वहाँ फैकल्टी होते हैं, जो लेक्चरर्स या जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आए होते हैं। तो अगर आपको इंजीनियरिंग ही करना है बाद में, फाइनल अगर आपका ऐसा है कि आप साइंस ले रहे हैं और आपको इंजीनियरिंग करना है, तो क्यों नहीं उस समय में टेंथ के बाद ही शुरुआत कर दिया जाए। ये बहुत अच्छा तरीका है। और अगर टेंथ में अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, और तो फिर कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि साइंस का जो आप, जैसे आप क्या होता है 10वीं का साइंस अलग होता है। आपने टेंथ में बहुत अच्छा मार्क्स, मतलब साइंस में आपने अचीव किया या आपने वो स्कोर किया, मैथ में आपने बहुत अच्छा किया, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने स्कोर किया। अब अपने नॉलेज को अपने एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से चेक कीजिए। क्या आप पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म भरते हो उसमें आपका स्कोर कैसा है, उससे आपको एक्चुअल स्थिति का अंदाज़ा लगेगा कि साइंस का जो नॉलेज है या मैथ्स का जो नॉलेज है आपका कैसा है। अगर आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, आप बेसिक साइंस स्ट्रीम के साथ आगे बढ़िए। अगर आप नहीं कर रहे तो आप एक बार सोच लीजिए उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आगे चल के फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। मतलब आपको खुद तो लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया है। अगर आपको 80% मार्क्स आ जाते हैं, 90% मार्क्स आ जाते हैं आपको इस एग्ज़ाम में, टेंथ के एग्ज़ाम में, मैथ्स में या साइंस में, तो आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया, जो कि सच में है, बहुत सही बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप एक बार पॉलिटेक्निक के फॉर्म को भर के उसमें जो मैथ्स और साइंस का क्वेश्चन आता है उसको भी सॉल्व करके देखिए। अगर आप वो कर पाते हैं तब आप मान के चलिए कि साइंस का नॉलेज या मैथ्स का नॉलेज आपका 10वीं के स्तर का ठीक है। और अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप बेशक क्या करिए, साइंस की तरफ मूव कर जाइए। पॉलिटेक्निक करना है, पॉलिटेक्निक की तरफ मूव कीजिए। मेरे लिए पॉलिटेक्निक करना, अगर मेरा कोई छोटा भाई हो तो मैं तो उसे गाइड करूंगा पॉलिटेक्निक की तरफ जाने के लिए, क्योंकि जिस परिवेश से हम लोग, किसी उसमें पैसा नहीं है, पैसा खर्च नहीं होता आपका, है ना।
और आप बहुत कम समय में क्या होता है, बहुत 3 साल के अंदर में आप जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल होते, तो वो बहुत सही है ना। बच्चों को पता नहीं होता। और मैं आपको फिर से कहता हूँ कि अगर 10वीं में आपने साइंस में और मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, आप एक बार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे, अभी शायद होगा 10th का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, उसके बाद फिर वो फॉर्म आएगा। यूपी में तो आ चुका है, तो अगर किसी स्टूडेंट को फिल करना है तो यूपी के लिए भर सकते हैं आप, है ना। और 10th का शायद बिहार में पता नहीं क्या स्थिति है, 10th के एग्ज़ाम के बाद शायद आ जाए, तो जब वो आ जाएगा आप उसके लिए क्या करिए, अप्लाई करिए, है ना। और एंट्रेंस एग्जाम में चेक भी कीजिए अपने नॉलेज को कि आपका जो साइंस का नॉलेज है या मैथ्स का नॉलेज है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो पहली बात ये हुई। दूसरी बात है, जैसे +2 अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद क्या किया जाए। तो देखिए, इंटरमीडिएट के बाद अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो देखिए, साइंस में क्या होता है ना, जैसे अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो 2 चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन जिस जगह से आप करना चाहते हैं वहाँ पे गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं। जैसे अगर आप बीएससी करना चाहते हैं या वो मैथ्स में करना चाहते हैं या फिजिक्स में करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, तो आप ये जाके देखिए जो पहले जो स्टूडेंट कर रहे हैं वहाँ से, क्या उन स्टूडेंट्स ने अपने सब्जेक्ट में अच्छा किया। देखिए, ग्रेजुएशन अगर मैं बार बार अपने बच्चों को भी कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ स्टूडेंट्स वगैरह को, कि 3 चीज़ें जो है वो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे बर्थ, मैरिज और डेथ, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट एज ए स्टूडेंट अगर आप सोचेंगे तो योर ग्रेजुएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और लगभग वो वैसा ही है। एक बार जो आपने ग्रेजुएशन किया वो आपके पूरे एकेडमिक करियर को और आपके पूरे करियर को इन्फ्लुएंस करेगा। आप जो आगे डिसीजन लेंगे, जो करेंगे, वो ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट का आपने चुनाव किया वो उससे जरूर प्रभावित होगा। तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं, ऐसा सब्जेक्ट आप चुनें जिसे आप कम गाइडेंस, अगर गाइडेंस अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, गाइडेंस अवेलेबल नहीं है तो आप उसे कम गाइडेंस में भी अच्छे से पढ़ सकें। जैसे अगर आपने मैथ्स ले लिया, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ्स चूज़ किया, कुछ ने केमिस्ट्री चूज़ किया। जब उन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो मुझसे मिले और वो उसके बाद मुझे ये कह रहे थे कि सर मुझे सब्जेक्ट को चेंज करना है। अब सब्जेक्ट को चेंज करने का ऑब्वियसली किया जा सकता है। अगर आप मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है या आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया, आप आगे चल के लैंग्वेज कर सकते हैं, लैंग्वेज में जा सकते हैं या किसी और सब्जेक्ट को ऑप्ट किया, वो किया जा सकता है। लेकिन उसमें क्या हुआ, 3 साल जो आपने किया वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो 3 साल के बाद आपको एहसास होता है कि आपने गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया, तो ये गलत है ना। इससे क्या होगा, आपका पूरा करियर प्रभावित होगा। और मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी जिन्होंने गलत सब्जेक्ट चुना, वो मतलब अच्छा नहीं कर पाए जीवन में। अच्छा नहीं कर पाए मतलब, जैसे मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट था, बट ही चूज द रॉन्ग सब्जेक्ट। वो अभी क्या है, प्राइमरी का टीचर है। एक ऐसा स्टूडेंट था जो बहुत एवरेज था, ठीक ठाक सा स्टूडेंट था, बट वो +2 का टीचर है। क्यों? क्योंकि उसने सब्जेक्ट ऐसा चूज़ किया जिसमें बहुत ईजिली सब कुछ क्या था, अवेलेबल था। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा चूज़ करें। मैं बात कर रहा था +2 के स्टूडेंट्स का जिन्होंने +2 कंप्लीट कर लिया। आप अगर +2 कंप्लीट कर चुके हैं, आप इंटीग्रेटेड बीएड की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि हाँ ठीक है, यू वांट टू डू इंजीनियरिंग और यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मेडिकल, और आप नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑल दिस इज़ पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, होने को कुछ भी पॉसिबल है। आप वहाँ से भी वो यूएसए के किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है, इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी मतलब जो चांसेस है वो कम है। हो सकता है, होने को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो संभावना थोड़ी सी वहाँ पे कम है। वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर जो करियर विकल्प है वो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड की तरफ जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड क्या होता है, 4 साल का कोर्स है वो। उसमें 3 साल जो आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं या आप हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं। मैं सिर्फ लैंग्वेज के पेपर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं ना, तो उसमें आप पहले तो ग्रेजुएशन का आपका ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपको गाइडेंस अवेलेबल हो, जिसे आप अच्छे से खुद भी कर सकें। जैसे हिंदी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, हिंदी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, गाइडेंस इज अवेलेबल देयर, है ना, इन पुपरी। इंग्लिश इज ऑल्सो देयर, है ना, इंग्लिश में भी गाइडेंस अवेलेबल है, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह का सब्जेक्ट है वो भी है। मैथ्स वगैरह अगर आप ग्रेजुएशन में मैथ्स ले लेते हैं, या आप ग्रेजुएशन में या अगर आप फिजिक्स ले लेते हैं, है ना, तो वहाँ नहीं है, उस लेवल पे टीचर्स या प्रोफेसर्स नहीं है जो आपको क्या कर सके, गाइड कर सके, ठीक है। तो वहाँ दिक्कत आएगी आपको। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा सब्जेक्ट आप चूज़ करें जिसे आप खुद से पढ़ सकें। दूसरी बात है, इंटीग्रेटेड बीएड क्या होता है, 4 साल का ड्यूरेशन होता है। इसमें ग्रेजुएशन और बीएड आपका साथ साथ हो जाता है।
ये टीचिंग के जॉब के लिए आपको एलिजिबल कर देता है। आप जैसे आप 3 साल के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर उसके बाद यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, है ना। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं 4 साल के बाद, आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? टीचिंग के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इंटीग्रेटेड बीएड आप अगर यूपी से करना चाहें तो इसका जो ओवरऑल मतलब जो 4 साल का कॉस्ट आता है वो 1,40,000 के आसपास में, 35-40,000, 1,40,000 के आसपास में 4 साल के आसपास में इसका कॉस्ट जाता है। कभी उससे कम भी हो सकता है, कभी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज वैसा ही होता है 4 साल का, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड बीएड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है आप यूपी से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी? यूपी के किसी कॉलेज से आप करेंगे, आप नॉन अटेंडिंग होंगे, मतलब नॉन अटेंडिंग का मतलब आप कॉलेज तो जाएंगे नहीं, तो कॉलेज नहीं जाएंगे तो सब्जेक्ट का नॉलेज कैसे होगा आपको? वैसे ये स्थिति तो बिहार में लगभग हर जगह भी है। अगर आप इवन इफ़ यू गो टू कॉलेज ना, अगर आप कॉलेज भी जाते हैं तो जो नॉलेज एक्वायर होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो किसी कॉलेज में मिलता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन में हमेशा उस सब्जेक्ट को चुने आप जिस सब्जेक्ट को आप क्या कर सके, ढंग से पढ़ सके। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लेते हैं जिसमें गाइडेंस अवेलेबल नहीं है और खुद से पढ़ नहीं पा रहे, फिर ज़्यादा कुछ होने का नहीं है आपका, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं आप किसके बाद? +2 के बाद। और +2 के बाद जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं जैसे होटल मैनेजमेंट के लिए जाना चाहता हूँ, या मैं एयर होस्टेस बनना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले थे जिन्होंने मुझे ये भी कहा था वहाँ पे। तो ठीक है, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता है, लेकिन आप अपने एबिलिटी को भी जो देखिए, आप अपने एबिलिटी को देखिए। और अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको टीचिंग की तरफ जाना चाहिए। इफ़ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट का मतलब अगर इफ़ यू लाइक स्टडिंग, आपको अगर पढ़ने में मज़ा आता है, देन यू शुड चूज टीचिंग एज ए करियर ऑप्शन। टीचिंग को आप करियर ऑप्शन का, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है, उतना मन नहीं लगता, आप यू कैन चूज एनी करियर यू वांट। किसी भी करियर को आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो +2 के बाद आप ऐसे कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अभी क्या है ना, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हैं? ग्रेजुएशन के बाद बीएड, यहाँ पे आप देखिए बिहार से भी बीएड कर सकते हैं, बट फ़ी इतना ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब अराउंड 2 लाख के आसपास में है वहाँ पे। अगर आप यूपी से करते हैं, यू स्पेंड 60,000 रुपीज़, 60,000 के आसपास में आप स्पेंड करते हैं, आपका क्या होता है, बीएड कंप्लीट होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक चीज़ ये कहता हूँ कि आप जैसे मुझे कैसे पता चला, मैं क्योंकि मेरे जैसे कि वहाँ पे पहले लैंग्वेज पॉइंट चलता था, और सॉरी लैंग्वेज पॉइंट चलता है वहाँ पे, है ना। और जो टीचर्स हैं वहाँ पे, जैसे कृष्णा सर वाज देयर, सोनू सर वाज देयर। अभी सोनू गॉट वो अब अपॉइंटेड, वो डीएवी में गया है ना। उसके बाद सुमन मिस्त्री सर, तो 4-5 टीचर्स आते हैं जो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का जो भी बीएड का था, जैसे मुझे इनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर तो करना था, मैं ऐसे तो कर नहीं रहा हूँ कि भाई तुम पढ़ाते जाओ और तुम्हारा खुद का कुछ फ्यूचर नहीं होगा, इनके फ्यूचर के लिए सोचना था। तो जो इनको जैसे इंग्लिश इन्होंने ऑप्ट किया था, तो इंग्लिश में जो नॉलेज चाहिए था, मैंने गाइड करता चला गया, बताता चला गया, और वो टीचिंग भी कर रहे थे तो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। साथ साथ इनका बीएड इधर से मैंने कंप्लीट कर दिया, नाउ दे आर एलिजिबल, और बस एक एग्ज़ाम की ज़रूरत है। अभी आई एम वेरी प्राउड कि जैसे सोनू वॉज टीचिंग देयर वहाँ पे सम 6-7 मंथ्स अगो, तो उसका जब डीएवी का सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे, तो ही गॉट सेलेक्टेड इन डीएवी, और मतलब 3-4 लोगों का ही हुआ था पूरे बिहार में, जिसमें उसका भी हुआ था शायद। तो उसका हुआ, फिर एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ। अब कृष्णा है और सुमन मिश्रा दे रहे, कृष्णा सर दे रहे, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा किसी प्रिपरेशन कुछ नहीं किया, लेकिन इनका जो स्कोर था वो मतलब 80% के आसपास में इनका स्कोर था वो एस्टेट वाले एग्ज़ाम में। तो ये बहुत खुशी की बात है कि भाई ठीक है, चलो अच्छा कर रहे हैं लोग, और आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वालिफाई भी करेंगे आगे आज। तो सब्जेक्ट का नॉलेज इन्हें हो गया, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हो गया। अब इन्हें नौकरी मिलने का चांस क्या है? किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये क्लियर कर जाएंगे, और क्लियर कर जाएंगे हो जाएगा, सब कुछ इनका करियर पर अच्छे से निकला, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में मैंने बात कर लिया, मतलब 10th 12th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें, मैंने इसके बारे में भी आंसर किया। ग्रेजुएशन के बाद आप अगर टीचिंग करियर में जा सकते हैं, आप बीएड कर लीजिए, है ना। बीएड, और मैं बार बार टीचिंग की तरफ क्या, मैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स बीएड करें जिन्हें एक्चुअली पढ़ने में मज़ा आता है। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आप करके भी कुछ होगा नहीं आपका। और सब्जेक्ट हमेशा ऐसा चुने जिसे आप खुद से पढ़ सकें, जिसमें गाइडेंस अवेलेबल हो, कोई सीनियर हो, कोई टीचर हो जो आपको क्या कर सके, गाइड कर सके, बता कर सके। खुद से आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप कितने बड़े भी तुरम खाएं, है ना, कितने, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, खुद से पढ़ना बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली हर इंसान हर कुछ कर सकता है,
लेकिन जो अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा आपको वो बहुत ज़्यादा लगेगा, इतना लग जाएगा फिर आप किसी काम का रहेंगे नहीं उस समय तक। तो जहाँ जो गाइडेंस अवेलेबल है वो गाइडेंस अगर मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को डिसाइड कीजिए। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं, लैंग्वेज पॉइंट इज देयर, हिंदी चूज़ करते हैं, कला मार्क्स क्लास है वहाँ पे, है ना, ठीक है। रोहित सर इज टीचिंग देयर, तो उसने JRF वगैरह क्लियर किया है ना, तो ऑब्वियसली वो उसका जो गाइडेंस होगा वो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत 1000 टाइम्स बेटर होगा, तो आप वहाँ कर सकते हैं, है ना। तो 2-3 चीज़ें हैं वहाँ पे, और मैं पुपरी के स्पेसिफिक ही बना रहा हूँ। पुपरी मतलब जो मेरा नेटिव प्लेस है, मैं उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ स्टूडेंट्स का कॉल आता रहता है मुझे, कभी कभी बच्चे जो मुझसे पहले एसोसिएटेड थे, ठीक है, वो मुझसे पूछते रहते हैं। अभी मैं गया तो मेरे घर पे 2-3 स्टूडेंट्स आए, तो वो कह रहे थे कि सर मैंने मैथ्स ऑनर्स कर लिया, अब क्या करूँ। उसमें एक था, वो कह रहा था कि सर मैंने कुछ BCom वगैरह किया था उसने, अब उसको टीचिंग का करियर समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करता। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट। तो आप उस स्थिति में 2-3 साल बाद ना जाएं। देखिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन 3 साल बाद 4 साल बाद 100% आपको समझ में आएगा, लेकिन तब तक आपका टाइम जा चुका होगा। तो बेटर है कि आप अभी इन चीज़ों को समझ जाएं, है ना। और एक और बात, मैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2-3 पॉइंट, एक्चुअली मैंने लिखा है कि इन चीज़ों को डिस्कस करना है यहाँ पे। व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू कैन डू, जो आप करना चाहते हैं और जो आप कर सकते हैं, उस दोनों के डिफरेंस को समझिए। हो सकता है आप यू वांट टू क्लियर IIT, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्लान आपको शुरू से करना चाहिए था, है ना। तो जो चीज़ आप कर सकते हैं और जो चीज़ आप करना चाहते हैं, उसमें जो चीज़ आप कर सकते हैं उसे पहले करिए, ठीक है। आई होप जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आया है, ठीक है। और हाँ, पॉलिटेक्निक में अगर किसी को फॉर्म भरना है तो अभी उसका डेट शायद अभी शुरू है ना, मतलब है, तो किसी बच्चे को अगर फॉर्म भरना है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एडमिशन हो जाए आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। अगर मैं तो 10th के बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप वो अप्लाई करें, आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करें। एंट्रेंस एग्जाम शायद मई में होगा, है ना, तो उसमें आप जाके एग्जाम दें, क्लियर करें, इससे आपको 10th 12th का नॉलेज, सॉरी 10th के साइंस और मैथ्स का नॉलेज भी चेक हो जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है ना। अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे तो यकीन मानिए आप बचिए उन सब चीज़ों से कि आप साइंस ले रहे हैं लेकिन आपको नॉलेज नहीं है ना। इससे अच्छा आप आर्ट्स लीजिए, टीचिंग के लिए प्रिपेयर होइए, जो सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रेंथ है उस काम को कीजिए, है ना। तो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, जब समय मिलेगा या जब कुछ ऐसा होगा आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।